आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपके अवचेतन मन का सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध से क्या लेना देना है। इस सीरीज के पुराने वीडियोस को देखते सुनते समय इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो इस पर छोड़े गए हर विचार को दोबारा उत्पन्न कर देता है। और इस स्वर्णिम नियम का हमें ध्यान रखना होगा यदि हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो। और आप जैसा चाहते हो कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, वैसा ही आप उनके साथ व्यवहार करें। इसे थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए अपने ऑफिस में किसी के प्रति आप बहुत नम्र और शालीन हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे उसके बारे में बहुत आलोचना करते हैं, तो इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं, तो वो आपके जीवन में अलग अलग तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। तब ऐसा क्या करें कि आपकी जिंदगी सरलता और सहजता से चले। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का भी मूल्यांकन ना करें। इससे ये होगा कि आपका भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन भी होगा। और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं, उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन का अर्थ है किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार हैं वो आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसीलिए आप सामने वाले के बारे में जो भी सोच रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वो आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मन ही वो रचनात्मक साधन है जिससे कोई भी विचार गुजरता है। इसीलिए जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। यानी दूसरों पर पैमाने और मापदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मापदंडों को और पैमानों को अपने लिए भी उतार रहे हैं। जब आप इस नियम को समझ जाते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तब फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने और दूसरों के साथ व्यवहार करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, सही भाव और सही विचार की स्थिति को बनाए रख रहे हैं। अब इसे समझिए कि जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ यदि भलाई करते हैं तो वो उसी तरीके से आपकी तरफ लौटेगी। यदि आप बुराई करते हैं तो वो भी उसी तरह से आपकी तरफ लौटेगी। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो असल में आप खुद को धोखा देते हैं। इस अपराध बोध और नुकसान का भाव किसी न किसी समय उस नुकसान को आपकी ओर आकर्षित करेगा ही, क्योंकि अवचेतन मन हर मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। ये बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल अपरिवर्तनीय है। ये न तो व्यक्तियों में भेद करता है, न किसी धर्म में, न पंथ में, न संस्था में। ये न तो दयालु है, न प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरह सोचेंगे, महसूस करेंगे और जो उनसे व्यवहार करेंगे, वो आखिरकार आपकी ओर लौट के आ जाएगा। आप किसी भी बात पर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, इन पर ध्यान देना शुरू करिए। लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना शुरू करिए। और इस पर ध्यान देने का सही तरीका है कि उन्हें किसी नोटबुक में लिख लीजिए। आप दिन भर की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपको लगता है कि बाकी सब लोग गलत हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सही हैं? क्या खबर आपको विचलित करती है? यदि ऐसा है तो यह आपकी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने आपसे आपकी शांति और सद्भाव छीन लिए हैं। एक बार एक महिला जोसेफ मर्फी के पास अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार में
कुछ लोगों के लेख पढ़ने पर वो भन्ना सा जाता है। उसने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव के कारण उसका ब्लड प्रेशर कई बार बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने उससे कहा है कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका जरूर खोजना चाहिए। जब जोसेफ ने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मन किस तरह काम करता है, वो जिस तरह अखबार के लेख पर गुस्सा होता है, वो उसकी भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि जोसेफ सही कह रहे हैं। उसने ये माना कि किसी भी लेखक को उसकी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, भले ही कोई दूसरा उसके राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अखबार के किसी लेख के बारे में पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। इसी तरह उस व्यक्ति ने सीखा कि वो नाराज हुए बिना भी असहमत हो सकता है। उसे ये सरल सी सच्चाई समझ में आ गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बजाय उसे बिल्कुल सरल तरीके से अपनी बात कहने या करने या प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी भावनात्मक नुकसान के। जब वो ये बात समझ गया तो इससे उस आदमी को अपने इलाज में भी मदद मिली। थोड़े से अभ्यास के बाद उसने सुबह के आवेश पर काबू पा लिया। उसकी पत्नी ने भी बाद में जोसेफ को बताया कि आखिरकार लेखकों की बात पर उसने हंसना सीख लिया है। उसने अपनी प्रतिक्रिया पर भी हंसना सीख लिया है। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर भी काबू में है। इसी तरह की एक और सच्ची कहानी सुनते हैं। सिंथिया आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वो जोसेफ के पास आई क्योंकि उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट थी। उसे यकीन था कि वो महिलाएं उसके बारे में झूठी सच्ची बातें करती हैं और अफवाहें फैलाती हैं। जब जोसेफ ने उससे पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उसके महिलाओं के साथ संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसका कहना था कि उसे औरतों से नफरत है, लेकिन उसे पुरुष पसंद है। जब जोसेफ ने उससे आगे बातचीत की तो उसे पता चला कि सिंथिया अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से बहुत ही अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज में बात करती थी। उसके बोलने में घमंड झलकता था और उसके इसी अंदाज से लोग चिढ़ते थे। ये अलग बात है कि उसे उस बात का एहसास ही नहीं था। उसके लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा था कि उसके साथ काम करने वाली महिलाएं उसकी समस्याएं बढ़ाती हैं। साथियों, यदि आपके ऑफिस या फैक्ट्री में भी आपको लोगों से चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि ये चिढ़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि यदि हम कुत्ते से नफरत करते हैं या डरते हैं तो वो खूंखार प्रतिक्रिया करता है, और यदि आप मजबूती से उसके सामने खड़े रहते हैं तो वो अपनी जगह खड़ा रहता है, भौंकता नहीं और चला जाता है। ये इसलिए होता है, जानवर आपके वाइब्रेशंस को भांप लेते हैं, आपके अवचेतन के कंपनों को समझ लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ये बात सच है कि इंसान जानवरों से ज्यादा संवेदनशील होता है, तो कई बार आपके अंदर जो चलता है उसी के अनुसार दूसरे लोगों से आपको प्रतिक्रिया मिलती है। औरतों से नफरत करने वाली सिंथिया को जोसेफ ने प्रार्थना करने का तरीका समझाया। उसे ये बताया कि जब वो खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह से गायब हो जाएगी और इसके साथ ही उसकी आवाज से वो घमंड की टोन भी गायब हो जाएगी। वो ये समझकर थोड़ी हैरान हुई कि हमारी भावनाएं, हमारे बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारे लिखने का तरीका, ये सब जिंदगी के बाकी पहलुओं में दिख जाता है। जोसेफ की सलाह के बाद सिंथिया ने प्रार्थना करने की आदत डाली। हर दिन बिल्कुल सुनियोजित तरीके से वो अपने घर पे और ऑफिस में इस प्रार्थना का अभ्यास करने लगी। मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ,
बोलती हूँ, काम करती हूँ। मैं उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में उल्टी-सीधी बातें करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ, तो खुद से मजबूती से कहती हूँ कि मैं अपने अंदर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गई। उसने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवा और कोई नहीं होता। ऐसी ही एक और सच्ची कहानी है जिम एस के बारे में। जिम एक सेल्समैन था। जब वो जोसेफ से मिलने आया तो बहुत परेशान था, बुरी तरह विचलित था। वो 10 साल से जिस कंपनी में काम कर रहा था, उसे वहां कभी प्रमोशन और प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने अपने सेल्स के आंकड़े जोसेफ को दिखाए, जिससे ये क्लियर मालूम पड़ता था कि वो उस इलाके के अन्य दूसरे लोगों से अच्छे आंकड़े थे। उसका ये मानना था कि उसका सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता, उसके साथ भेदभाव करता है, सम्मेलनों में उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता है और कई बार अपमानजनक व्यवहार भी करता है। जिम की स्थिति को और अच्छे से समझने के बाद जोसेफ ने उसे सुझाव दिया कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो उसके अंदरूनी कारणों की वजह से है। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वो इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। जब हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, उसी पैमाने का हमारे ऊपर भी प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना ये था कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, ओछा था और हमेशा उसका विरोध करता था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय रास्ते में मन ही मन जो विचार उसके दिमाग में आते थे, उसमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी होती थी। सीधी सी बात थी कि जिम मानसिक रूप से जो देता था वो लौटकर उसे वापस मिलता था। जब जिम और जोसेफ की बहुत समय तक बातचीत हुई, तब जिम को एहसास हुआ कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति और गहनता, जिनसे वो सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई थी और इसी कारण से उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा भी जो अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां उत्पन्न होती थी, वो इसी कारण से थी। जोसेफ और जिम ने मिलकर एक प्रार्थना का निर्माण किया और जिम ने उस प्रार्थना को दोहराना शुरू किया। प्रार्थना कुछ इस तरह से थी: मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूं। मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूं कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूं। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता हूं। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुशी की कामना करता हूं। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूं और मैं जानता हूं कि सभी मामले में उन्हें दैवीय मार्गदर्शन जरूर मिले। उसने ये प्रार्थना धीरे से और शांति भाव से दोहराना शुरू किया। अब वो समझ गया था कि उसका मन एक बगीचे की तरह है। वो उस बगीचे में जो भी बोएगा, उसी तरह के उसे फल मिलेंगे। जोसेफ ने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहे हैं, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और ये टिप्पणी कर रहे हैं कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की,
उनकी आवाज का विशेष अंदाज सुना, उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीयकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। हर रात को वो इस मानसिक फिल्म को देखता था और जानता था कि उसका अवचेतन मन इसे ग्रहण करेगा और फिर प्रतिक्रिया करेगा। इस प्रक्रिया से, जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक परासरण मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को फोन करके बधाई दी और डिवीजन सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन कर दिया। इससे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और तनख्वाह भी बढ़ गई। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल लिया, तो उसके अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी अनुरूप प्रतिक्रिया जरूर करे। साथियों, ये बिल्कुल सच है कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपका मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान किया होगा, आपके साथ बुरा व्यवहार किया होगा। लेकिन अब जब आप समझ गए हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक करके उन सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालें। उसकी जगह सकारात्मक विचारों को बोना शुरू करें, सकारात्मक व्यवहार करना शुरू करें, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आए, आपसे अच्छा व्यवहार करें, आपके साथ प्रेम और समर्पण की भावना रखें। ये सब तुरंत से अपने मन में भरना शुरू करिए, उन्हें बांटना शुरू करिए, क्योंकि जो आपके पास से जाता है वो आपके पास लौट कर आता है। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।